ये रेसिमिक मिक्सचर है, इस बात का ध्यान करिए आप लोग। जब भी प्लस माइनस ऐसे आ जाए तो वो रेसिमिक मिक्सचर है, इस बात की गारंटी ले लीजिए। इसमें कोई रेसिमिक मिक्सचर नहीं होगा, इसका नेट रोटेशन कभी जीरो नहीं होगा, आइदर इट विल बी डेक्स्ट्रो और इट विल बी लीव। इसमें एनेंशियोमर बनते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट SN1 SN2, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। इसके अलावा अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनेगा तो ये पूछा जा सकता है कि इसमें जो सॉल्वेंट होता है ना, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट विद लार्ज लार्ज क्या क्या बोला था मैंने, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट लार्ज होगा, जैसे H2O जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 के ऊपर है, ऐसे सॉल्वेंट हमेशा SN1 को फेवर करते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इसमें सॉल्वेंट विद, यस, सॉल्वेंट विद लोअर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लोअर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पोलर ए प्रोटिक, जो पोलर जिसमें चार्ज तो होता है बट प्रोटॉन ए प्रोटिक मतलब प्रोटॉन नहीं होता। कुछ ऐसे एग्जांपल दे देता हूं, डिम्सो, DMF, ये ऐसे सॉल्वेंट है, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, डाई मिथाइल फॉर्माइड, ये ऐसे सॉल्वेंट है जो पोलर ए प्रोटिक है। तो कल को अगर ऐसा आ जाए कि हाँ भाई वाटर है, वाटर के साथ कौन सा बताओ होगा, SN1 या SN2, या चार सॉल्वेंट दे दिया और कहे कि बताओ इनमें से किस में से SN1 होगा, तो आप लोग आंसर दे पाए। या फिर आपको दे दे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दे 80, एक दे दे 27, एक दे दे 16, एक दे दे 8, बताओ इनमें से किस में SN1 होने के चांसेस हैं। ए, जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा है, बताओ इसमें से SN2 होने के चांसेस किस में है। डी, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे कम है। दीज आर द न्यू थिंग्स। जब आ जाते हैं मतलब यार क्या आ गया, हमें तो आता ही नहीं था। अबे यार एक बार जो नहीं आता उसको सोचो ना दोबारा, क्यों नहीं आता है, ऐसी कौन सी, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा होगा वो SN1 फेवर करेगा, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे कम होगा वो SN2 फेवर करेगा। ये चार दे दिए मैंने ऑप्शन में, पूछा कि SN1 किस में होगा, डाई इलेक्ट्रिक, ऐसे आएगा द फॉलोइंग आर द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ 4 सॉल्वेंट्स, ठीक है ना। तो बताओ क्या होगा, तो हम लिखेंगे उसमें जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यू है वो होगा SN1, जिसमें सबसे कम होगा वो होगा SN2 को फेवर करेगा, ऐसी चीजें। एक बात दोबारा बता देता हूं, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप लोगों ने नहीं कर रखी। अगर कोई आपको लगे कि मुझे नहीं आता, ये मुझे नहीं आता, तो उसको 2 बार 3 बार पढ़ो, और अगर 2 बार 3 बार पढ़ने पे भी नहीं आता ना, लेट इट बी यार, छोड़ दो उसको, आगे क्वेश्चन पढ़ो। अगला नहीं आता उसकी अगला पढ़ो, तो कोई ना कोई क्वेश्चन। पोलर एप्रोटिक मतलब जिसमें H प्लस नहीं होता, नो H प्लस, जिसमें H प्लस नहीं होता, जो H प्लस नहीं दे, जो ऐसा सॉल्वेंट जो H प्लस नहीं दे, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, ये एज इट इज लिखा होगा, DMSO, DMF, एज इट इज लिखे होंगे, ये H प्लस नहीं देते। वाटर देता है, अल्कोहल देता है, बट बहुत कम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है H प्लस देने का अल्कोहल का। अल्कोहल का वर्सटाइल नेचर होता है, H प्लस भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, क्यों, क्योंकि इसके दोनों बॉन्ड पोलर होते हैं। असर्शन रीजन का बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है ये, कि अल्कोहल वर्सटाइल नेचर का होता है, रीजन दोनों बॉन्ड पोलर होते हैं। यस, बिल्कुल सही, दोनों बॉन्ड पोलर होते हैं इसीलिए तो ऐसा होता है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज, बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं, इसको भी ध्यान करें। अदीप सुन रहा है मेरी बात, बच्चे, अदीप, हाँ अदीप सुनो मेरी बात। अदीप, अगर कल के पेपर में डिस्टिंग्विश टेस्ट आएगा ही आएगा, मैं कह रहा हूं, अगर आप नहीं रिएक्शन लिख पाते, नहीं रिएक्शन लिख पा रहे, तो आप सिर्फ रिएक्शन का नाम लिख दे, जैसे आएगा, जैसे आया प्रोपेनल और प्रोपेनॉन में डिफरेंस करना है, तो एक एल्डिहाइड है और दूसरा कीटोन है, एक ही शब्द लिखेंगे, टॉलेंस टेस्ट, बाय टॉलेंस टेस्ट। सीबीएसई पूरे नंबर देती है टेस्ट के नाम लिखने पर। कोई फिनॉल आ गया और फिनॉल के साथ कोई ऐसी चीज आ गई जो फिनॉल नहीं है, मतलब फिनॉल और फिनॉल के साथ एक ऐसी चीज जो फिनॉल नहीं है, उनके बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए आ जाए, तो आप लिख सकते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या होता है, फिनॉल में अगर ब्रोमीन वाटर डाल दिया,
तीनों जगह ब्रोमीन लग जाएगा। ये व्हाइट पीपीटी होती है, ठीक है। एक पहला ये, दूसरा ये, तीसरा अगर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए वर्सेस एनीथिंग जो तुम्हें ना पता हो, इथाइल इथानोएट, फिनाइल इथानोएट नहीं पता, बस कार्बोक्सिलिक एसिड तो पता है ना, तो वो होगा सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। नाम याद रख लो, कभी भी नाम रट लो, अभी तो एक दिन की बात है, बस कल भूल जाना। उसके बाद फिनॉल का टेस्ट है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। चौथा, अगर 1 डिग्री अमाइन का आ जाए 2 डिग्री के साथ, या 1 डिग्री आ जाए 3 डिग्री के साथ, मतलब 1 डिग्री कॉमन रहे, तो भैया 1 डिग्री देता है अमाइन, 1 डिग्री देता है कार्बाइल अमाइन टेस्ट। कार्बाइल अमाइन टेस्ट 1 डिग्री कैसे पहचान में आती है? NH2 से। 2 डिग्री अमाइन कैसे पहचान में आती है? NH से। 3 डिग्री अमाइन कैसे पहचान में आती है? N से। ध्यान रखना, NH2 मतलब आंख बंद करके 1 डिग्री, 2 डिग्री मतलब NH और 3 डिग्री मतलब N। पांचवा, 1 डिग्री एलिफेटिक आ जाए और 1 डिग्री एरोमेटिक आ जाए, मतलब दोनों ही 1 डिग्री अमाइन है बट एक एरोफेटिक है एक एरोमेटिक है, तो नाइट्रस एसिड टेस्ट लिख के आ जाएंगे। कुछ नहीं, रिएक्शन कुछ नहीं लिखनी, सीधे लिखना है ये, इसके आगे इट कैन बी डिस्टिंग्विश बाय नाइट्रस एसिड टेस्ट, बात खत्म। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो इतना लिख देंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ यार, जिसको आता है वो क्यों नहीं लिखेगा, वो तो गधा ही होगा। जो अच्छे मतलब जिनको आता है वो तो प्लीज लिखें इसको, डोंट टेक इट इन अदर वे, आई एम वेरी क्लियर। जिसको नहीं आता है वो सिर्फ नाम लिख के छोड़ दे, जिसको आता है वो तो लिखो प्लीज, बेवकूफी मत करना। जिसको नहीं आता है लिख के छोड़ दो, दिस इज हाउ इट गोज ऑन। छठा, अगर 2 डिग्री वर्सेस 3 डिग्री आ जाए तो हिंसबर्ग लिखो, हिंसबर्ग। हिंसबर्ग रिएजेंट कौन होता है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। शेप कैसे होती है? SO2SO2Cl। अब इसको देखो अलग तरह से कैसे पूछा जा सकता है, नए जमाने का नया क्वेश्चन क्या है बताओ। मैं बता रहा हूं, कहेगा एक कंपाउंड ए है जो पिछले साल आया, एक कंपाउंड ए है जो हिंसबर्ग के साथ रिएक्ट कर रहा है, और एक कंपाउंड बी है जो हिंसबर्ग के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, या फिर एक ये है जो सॉल्यूबल है NaOH के साथ, और एक हिंसबर्ग के साथ इनसॉल्यूबल है NaOH के साथ। तो ये 1 डिग्री हुआ, ये 2 डिग्री हुआ। आप समझो मेरी बात को, कहेगा मेरे पास एक कंपाउंड है जो टॉलेंट टेस्ट दे रहा है, और एक कंपाउंड है जो टॉलेंट टेस्ट नहीं दे रहा। तो जो दे रहा है वो एल्डिहाइड है, जो नहीं दे रहा वो कीटोन है। इसी तरह से अगर सातवां टेस्ट, अगर दो सेम आ जाए, दो सेम एल्डिहाइड आ जाए, कभी भी ये हमेशा ट्रिक काम करेगी, या सेम कीटोन आ जाए, सेम कीटोन मतलब दोनों एल्डिहाइड, 2 एल्डिहाइड्स आ जाए और 2 कीटोन आ जाए, उनमें डिफरेंस करने को आए, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा, क्योंकि एक में COCH3 ग्रुप होगा और एक में नहीं होगा। अगर मिथेनोइक एसिड आ जाए और इथेनोइक एसिड आ जाए, दोनों में डिफरेंस करने को आ जाए, तो मिथेनोइक एसिड इकलौता एसिड है जो टॉलेंट टेस्ट देता है, टॉलेंट टेस्ट देगा। ठीक है ना, उल्टा भी पूछा जा सकता है। उल्टा कैसे पूछा जा सकता है? मैं कह रहा हूं कि इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा टेस्ट आएगा? 4 ऑप्शन, टॉलेंस टेस्ट। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप लोग एक बात ध्यान करेंगे, बैक एक्सरसाइज में NCERT के बैक एक्सरसाइज में एल्डिहाइड कीटोन के एक रिएक्शन है जिसमें आएगा कंप्लीट द रिएक्शन। NCERT की बैक एक्सरसाइज में आएगा कंप्लीट द रिएक्शन एल्डिहाइड की। मैं अभी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर भी बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर है 17। तब नई पुरानी बुक में थोड़ा एक बार देख लेना, बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से अमाइंस का भी बैक एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, कंप्लीट द रिएक्शन करके, क्वेश्चन नंबर 9, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो है ना, एक में ये डाल दिया, जैसे CH3CH2I में NaCN डाल दिया तो A बना, A में ये डाल दिया तो B बना, B में ये डाल दिया तो C बना। भैया ऐसा क्वेश्चन और ये कंप्लीट द रिएक्शन वाला, ये दोनों अभी जाकर आप लोग करेंगे। इनके 10 पार्ट है पहले वाले के, और इसके 5 पार्ट है, कोई 6 पार्ट है, वो करेंगे। मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है, तो ये करेंगे आप, ठीक है ना। इसके बाद हेलो एल्केन का एक, मुझे पता नहीं, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है कि एक्वस KOH के साथ ये अल्कोहल देता है, और अल्कोहलिक KOH के साथ ये हैव इट ना, अल्कोहलिक KOH के साथ ये देगा, दे दो एल्कीन। तो यहां पर क्या होता है, अल्कोहल क्यों होता है, क्योंकि यहां पर हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफाइल, एक बात, सारी बातों की 10 बातों की एक बात लिख रहा हूं, हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफाइल कैरीज SN रिएक्शन। यहां पर एल्कोक्साइड कैरीज अल्फा बीटा एलिमिनेशन, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। एक और बात जो बहुत जरूरी है, वो है, आपके बुक में क्वेश्चन है CH3 CHCl CH3 इसमें जब हम एक एक्वस KOH डालते हैं तो क्या होगा, जैसे KCl निकलेगा तो बच्चा बोलेगा C इधर लग जाएगा OH, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ एक कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट होता है, आपके NCERT का क्वेश्चन है, बस इतना समझ लीजिए, ये वाला पार्ट इधर जाके शिफ्ट हो जाता है, तो ये नहीं बनता, ये बनता है ऐसे, OH ऐसे, ये ध्यान रख लीजिएगा, ये पेपर में आ सकता है, ये वाला पार्ट इधर लग जाता है, Cl आता है, कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट होता है यहाँ पर। ये टॉपिक को आप लोग मेमोराइज कर लीजिएगा। रैंडमली मुझे जैसे जैसे जो जो याद आ रहा है, अच्छी बात, मैं वो लिख रहा हूँ। एक आपके NCERT में ये भी है कि C6H5CH2Cl, C6H5C, CH2 का होल ट्वाइस Cl, C6H5 का होल ट्वाइस CHCl, इनमें से SN2 कौन जाएगा या SN1 कौन जाएगा, तो ये C6H5 है, ये CH2Cl, ये बेंजाइल कार्बोकटायन आपको दिख रहा है जो सबसे ज्यादा स्टेबल है। यहां पर इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, इधर Cl है, ये भी बेंजाइल से ऊपर है, ये और ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है यहाँ पर। और एक ये है जिसमें दोनों तरफ रेजोनेंस होगा, तो सबसे ज्यादा ये होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन बन रहा है, तो ये SN1 का ट्रेंड है। एक और बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक जो बच्चा करता है, वो पेपर में पूछा जाए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, वो अपनी कहानी बताता रहता है, भैया गलत कर देगा CBSE। इंक्रीजिंग है तो यू हैव टू स्ट्रिक्टली अबाइड इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुए, डिक्रीजिंग मतलब घटते हुए। इन निशानों का और इन वैल्यू का स्ट्रिक्ट ध्यान रखिएगा, नहीं तो नंबर गवा बैठेंगे। इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें मैं हमेशा बोल रहा हूं, मुझे सबसे ज्यादा लग रहे हैं, अच्छी चीज बहुत है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एप्लीकेशन, यूज कहां है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहां कहां इस्तेमाल हो सकता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इस्तेमाल के ऊपर एक बहुत बड़ी चर्चा बनती है। जैसे कल मैंने कहा, सिस्प्लैटिन एक बहुत अच्छा कंपाउंड है जो ट्यूमर को तोड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पर आयरन और लेड की पॉइजनिंग को रिमूव किया जाता है, EDTA से किया जाता है, इसकी डेस्फेरिऑक्साइन से किया जाता है, कॉपर की भी पॉइजनिंग।
बहुत अच्छी चीज यहाँ पे मिल रही है। विल्किंसन कैटलिस्ट, मैंने आपको बता रखा है विल्किंसन कैटलिस्ट का फार्मूला RHPPH3 का होल थ्राइस Cl। इसका नाम है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ये एक लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड जिसका चार्ज 0 है। पूछ सकता है विल्किंसन कैटलिस्ट का IUPAC नाम क्या है। बोल लिखा हुआ है मैंने, पीछे चेक कर लीजिएगा। वन शॉट CC केमिस्ट्री के, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के वन शॉट में। RH मतलब रोडियम है। ये हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन में यूज होता है वाटर की हार्डनेस रिमूवल करने के लिए। और बायोलॉजिकल यूज तो बता ही चुका हूं 10,000 बार। क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें एक ऐसा सेंट्रल एटम है जो डी ब्लॉक नहीं है, मैग्नीशियम है उसमें। कौन किसमें है? हेमोग्लोबिन में कौन है? हेमोग्लोबिन में होता है आयरन। साइनोकोबालामाइन, कोबाल्ट होता है विटामिन B12 में। उसे एंटी पर्नीशियस फैक्टर भी कहते हैं क्योंकि वो पर्नीशियस एनीमिया होने से बचाता है हमें। उसकी कमी से पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन कल ही मैंने बताया है, प्लीज चेक कर लीजिए। ये ए है, इसके हाइड्रोलिसिस से एक एसिड मिल रहा है और एक अल्कोहल मिल रहा है। अल्कोहल के डिहाइड्रोजिनेशन से ब्यूट 1 मिल रहा है, तो ये होगा ब्यूटेनॉल, ये होगा ब्यूटेनोइक एसिड और ये होगा ब्यूटाइल ब्यूटेनोइट। कल ही करवाया है ये मैंने, 1 2 3 4 ब्यूटाइल ब्यूटेनोइट। ये क्वेश्चन कल ही करवाया है मैंने। और एक C8H8O देगा, देगा क्या? 2,4-DNP देगा। एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है। उसके बाद कह रहा है आयोडोफॉर्म देगा, तो COCH3 ग्रुप है, बेंजीन भी है और COCH3 भी है। तो आप समझ जाओ ये है एसीटोफिनॉन है इसका नाम, एसीटोफिनॉन है इसका नाम। और अगर ऐसा कुछ होता तो इसका नाम बेंजोफिनॉन होता। ये दोनों क्वेश्चन। इसके अलावा एक और क्वेश्चन, एक माइन है मेरे ख्याल से C6H7N करके, कुछ पता नहीं ऐसा ही कुछ है, नहीं ये तो बन रहा है ना। एक नाइट ये है कंपाउंड A जिसमें अमोनिया डाला तो B बन रहा है और उसमें हमने Br2 और KOH डाला तो C बन रहा है। C का फार्मूला C6H7N है। इसको देखते ही तुम समझ जाओ ये तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन की बात हो रही है, HBD की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये होगा अमाइन और इसमें होगा सी एमाइड, ये होगा एमाइड। तो बेंजीन वाला अमाइन ये होता है, ये होगा CONH2 और ये होगा COH। COH में NH2 डालेंगे तो ये बनेगा कैसे? COH में NH2, NH2 को HNH2 लिख सकता हूं, हाँ। तो ये HCl निकल जाएगा, ओ सॉरी OH और HH2 निकल जाएगा और ये बन जाएगा CONH2। इसके अलावा ये जो CN ग्रुप है ना, ये बड़ा कमाल का ग्रुप है। अगर कभी इसमें लिखा आ जाए पार्शियल हाइड्रोलाइसिस तो ये अमाइड बना देता है। कभी लिखता है H3O+, इसका मतलब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो ये COH बना देता है। कभी लिखते हैं इसमें LiAlH4 डाल देते हैं तो ये CH2NH2 बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोगों की एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में ही एल्डिहाइड कीटोन की बैक एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन है कि कंपाउंड ए है जिसमें कार्बन इतना परसेंट है, हाइड्रोजन इतना परसेंट है, ऑक्सीजन इतना परसेंट है, परसेंटेज वाला क्वेश्चन, वो जरूर कर लेना, वो जरूर कर लेना। उसमें अंत में वो बनेगा ये पेंटेन टू ऑन, ध्यान रखना पेंटेन टू ऑन। ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा है, एनसीईआरटी की लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट एल्डिहाइड कीटोन की बैक एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसके अलावा सीरियम इकलौता लैंथेनॉइड है जो +4 बनाता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, पर अपने ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट को अचीव करने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके Ce3+ बनाता है।
एक इलेक्ट्रॉन का ऐड करता है तो उसका रिडक्शन हुआ और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। एक यूरोपियम है जो +2 दिखाता है हाफ फिल्ड एफ की वजह से, हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी की वजह से। वो EU3+ बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्सीडेशन करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम आएगा। इसी तरह से YB2+ भी YB2+ बनाता है, एक लौता लैंथेनॉइड है, बाकी सब लैंथेनॉइड +3 बनाते हैं। ये 3 एक्सेप्शंस हैं। ये फुल फिल्ड स्टेबिलिटी की वजह, फुली फिल्ड एफ की स्टेबिलिटी की वजह से। ये भी YB3 बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है, ऑक्सीडेशन करता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम आता है। ऐसा क्वेश्चन जरूर आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। इसके अलावा हमेशा पूछ रहा हूं, जैसे Cu2+, मैं कल ही बताया, प्लीज ये वाला क्वेश्चन तो जरूर देख लेना। इसके ऊपर मुझे सबसे ज्यादा लग रहा है, इसकी एक E0 दे दिया है, ठीक है ना, इसका एक E1 है, E01, इसका एक E02 है और इसका एक E03 है। क्या होता है, वो ज्यादातर ये दे देता है, ये दे देता है और ये पूछता है बताओ ये कितना है। मतलब वो दे देगा Cu2+ से Cu+, वो दे देगा Cu2+ से Cu और पूछेगा Cu+ से Cu बताओ कितना है। तो ये क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने इसको 3 खंडों में तोड़ दिया। आप लोगों को, हम लोगों ने आपको समझाया कि इसको 3 खंडों में तोड़ देना है। ये है G1, डेल्टा G1, ये है, इसमें करने के लिए गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा G2, ये डेल्टा G3। डेल्टा G3 होगा डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, इसके लिए -NF E03 -NF E01 प्लस -NF E02। तरीका सीख लो, N1 N2 N3 तरीका सीख लो, ताकि कल पेपर में बहुत आसान है, माइनस कॉमन लेके कट जाएगा। N E03 N1 N3 E03 is equals to N1 E0 प्लस N2 E02। अब इसमें से कोई एक देगा, कोई एक पूछ रहा होगा, वो आप कर लेंगे। ये ऐसा क्वेश्चन जरूर अपने दिमाग में तैयार रखिए। इसके अलावा एक बात याद रखिए, KF और KB को एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं और KF को क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। क्रायोस्कोपी का मतलब अगर आपसे पूछे, क्रायोस्कोपी का मतलब किसी NVS के डालने पर फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस करना क्रायोस्कोपी कहलाती है। पूछे एबिलियोस्कोपी क्या है, एबिलियोस्कोपी का मतलब NVS डालने पर फ्रीज बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए, एलिवेट हो जाए, उसे एबिलियोस्कोपी कहते हैं। क्रायोस्कोपी सर्जरी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है आजकल। बाकी अगर इनकी डेफिनेशन भी पूछे तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जैसे आपको पता है डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M या डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M। अगर M1 ले लूं तो डेल्टा TF ही KB है और डेल्टा TB ही KB है। इनकी यूनिट्स याद कर लेना, और यूनिट्स तो भैया चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, जी सबके यूनिट्स याद कर लेना। यूनिट्स, इलेक्ट्रो के यूनिट्स दमदार हैं, इलेक्ट्रो के यूनिट्स आएंगे। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ये वाला और ये वाला। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का स्ट्रेट लाइन होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कर्व होता है। ये आएगा बॉस, ऐसा क्यों होता है ये पूछेगा। इसका लैम्डा नॉट कैसे निकालते हैं, कॉलरश लॉस इज मिलाकर पीछे ग्राफिकली, इसका कैसे निकालते हैं, ये पैरेलल हो जाता है तो प्रैक्टिकली नहीं निकल सकता, ग्राफिकली नहीं निकल सकता, थियोरेटिकली कॉलरश लॉ से निकालते हैं। कॉलरश लॉ का न्यूमेरिकल जरूर आएगा, दे देगा। सपोज करो NaAC, अरे AC मतलब कंफ्यूज मत होना, एसीटेट होता है AC का मतलब, ये होगा Na प्लस AC माइनस, या फिर ऐसे दे दे MgCl2 दे दे। तो अब कई बार जैसे 2 Cl मिल रहे हैं, MgCl2 होगा तो क्या होगा, Mg2 प्लस 2 Cl माइनस, और NaCl दे दे Na प्लस Cl माइनस, और पूछे MgAC का क्या होगा, MgAC एसीटेट ट्वाइस का कैसे निकलेगा।
तो ये के लिए क्या करना पड़ेगा, Mg2 प्लस ट्वाइस एसीटेट माइनस, तो ट्वाइस एसीटेट के लिए दिमाग लगाइए, घोड़े दौड़ाइए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो भैया ये 2 हो जाएगा तो ये भी 2 हो जाएगा, और Mg के लिए ये करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको और इसको प्लस करूंगा, उसको पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके, मान लो ये x है, ये y है, ये z है, तो 2x प्लस y करना पड़ेगा। पर उसमें क्या हो जाएगा, 2 Na एक्स्ट्रा आ जाएंगे और 2 Cl भी आ जाएंगे, तो माइनस करना पड़ेगा NaCl का Z है तो 2Z माइनस करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। बाकी फ्यूल सेल की रिएक्शन बहुत अच्छी है, आने के चांसेस है। केमिकल काइनेटिक्स में बच्चों रिएक्शन वाले सवाल कैसे आते हैं, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में T log R0 बाय R, ऐसा आता है। पर प्रेशर वाला क्वेश्चन आएगा मुझे जहां तक लग रहा है, log P0 अपॉन में P। कोई टेंशन नहीं है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे दिया है SO2 Cl2 gives SO2 plus Cl2, ऐसे बन रहा है, ठीक है ना। तो कह रहा है एट टाइम 0, जब टाइम 0 है तो जो भी प्रेशर होगा वो SOCl2 का होगा, तो कह रहा है 100 है तो 100 इसी का प्रेशर होगा। बट जब कह रहा है टाइम 20 सेकंड बाद टोटल प्रेशर 120 हो गया, तो 100 में से x माइनस होगा, x माइनस होगा, x माइनस होगा, और इन सबको ऐड कर कर 120 आएगा। आप इस बात को समझिए, शुरू में कोई प्रोडक्ट का प्रेशर नहीं था, बट बाद में तो होगा। दूसरी बात, ये कितना माइनस होगा और ये कितना प्लस होगा, इसके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है। इसका मतलब यहाँ पर अगर 2 है तो ये 2x होगा, जरूरी नहीं है वहां पे 1x माइनस हुआ है तो यहाँ पर x ही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास की बात है। यहाँ अगर 2 था तो -2x होगा। तो जो उसके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, अगर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, जैसे एनसीईआरटी में एक है आइसोप्रोपेन से मिल रहा है N2 और N-हेक्सेन, तो इसमें आपको नहीं पता है आइसोप्रोपेन का, तो आप उसे 1 ही मानेंगे और 1 ही आएगा। और इस तरह से P0 अपॉन में P वाला फार्मूला लगाएंगे। P0 मतलब इनिशियल प्रेशर 100 और P मतलब उस टाइम पे कितना प्रेशर बचेगा, 100 माइनस x या 100 माइनस 2x। x की वैल्यू निकालने के बाद उसमें पुट कर देंगे, जो बचा हुआ प्रेशर है वो उधर आएगा। इसके अलावा कैसा क्वेश्चन जिसमें रेट निकालना होता है A B, केमिकल काइनेटिक में मैंने वन शॉट में करवाया था, उसका ऑर्डर बताओ। उसका T 90% है, T 50 पर ट्वाइस ऑफ T 99% है, इसको प्रूफ करना है। ऐसा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में बहुत मिल रहा है आप लोगों को। फैराडे का फर्स्ट लॉ पढ़ लेना, फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है, W इज इक्वल्स टू MIT अपॉन में NF। ये तमाम चीजें हैं। इसके अलावा बाकी चीजें भी बहुत अच्छी तरह से पढ़नी है। फाइनल रिवीजन कैसे करेंगे, फाइनल रिवीजन जहां से आपने जो चैप्टर पढ़ा है, मान लो कोई चैप्टर आपने नोट्स से पढ़ा है तो वो नोट्स में से पढ़िए, जो जहां से पढ़ा है वहीं से फाइनल रिवीजन करिए। एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन भेजी थी मैंने आप लोगों को, अपने अपने ग्रुप्स में देखिएगा, सर्च में सिर्फ लिखिएगा एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट लाइन, मिल जाएगी, सर्च में लिखेंगे तो। वो एक बार जरूर रीड कर लीजिए फाइनल रिव्यू के लिए, बुक 2 की है वो, ऑर्गेनिक की है। बाकी मुझे नहीं लग रहा मुझे और कुछ बताना है। आपको अगर कुछ